तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को बस्टाइल का फोर्ट्रेस को ब्लास्ट कर दिया गया। पूरे फ्रांस में अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ दंगा फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और सब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ना शुरू करेंगे कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 1789 से 15 साल पहले जाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि फ्रांस की स्थिति बहुत बुरी थी। उसका पॉलिटिकल सिचुएशन, उसका इकोनॉमिक सिचुएशन और उसका सोशल सिचुएशन बहुत बुरा था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे सिर्फ वही टैक्स देते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स ही नहीं देते थे। दूसरी बात बुरी ये थी कि फ्रांस में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों का पॉपुलेशन सिर्फ 10% था, लेकिन इनके पास ज़मीनें 60% से भी ज़्यादा ज़मीनें थी इनके पास। थर्ड स्टेट के लोग पॉपुलेशन में 90% थे, लेकिन इनके पास ज़मीनें 40% से भी कम थी और टैक्स भी इन्हीं लोगों को पे करना था। इसके अलावा चर्च को भी टैक्स इन लोगों को ही पे करना था, बट उसके अलावा ज़मींदारी इन लोगों को देना पड़ता था। फिर उसके अलावा जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, हाउस होल्ड्स जैसे चीज़ें होती हैं, उस पर भी इनको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। कहीं पे रोड बन रहा है या कोई पब्लिक वर्क हो रहा है तो इन्हीं को जा कर के वहाँ काम करना पड़ता था। जो आर्मी थी, आर्मी में भी जो सोल्जर्स होंगे वो यही लोग होंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भेदभाव हुआ करता था इन लोगों के साथ में। ये लोगों को जो नोबल्स मैन थे उनके घरों में जा कर के खेतों में काम करना पड़ता था, उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती थी और वो पूरा उसके जो गुंडे सब रहा करते थे, कैसे हिंदी सिनेमा में दिखाते हैं कि ज़मींदार होता था, उसके गुंडे होते थे, वो गांव वालों पे अत्याचार करता था, बिल्कुल वही सीन था। तो हम लोग ये सब सारा चीज़ हम लोग अभी तक देख चुके हैं। साथ में हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो भी खाली पड़ी हुई है। फ्रांस के ऊपर फ्रांस ने 1 बिलियन का लोन लिया था, जो कि इंटरेस्ट के साथ 2 बिलियन लोन हो चुका है। और इतना बुरा, मतलब कहीं भी ना, कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं है फ्रांस का। इतने में फ्रांस में सूखा पड़ जाता है, फ्रांस का जो भी प्रोडक्शन था वो घट जाता है। इसी बीच फ्रांस का पॉपुलेशन 50 लाख बढ़ जाता है। फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती है, जो रोटी है, जो खाने पीने की चीज़, उसका दाम एकदम स्काई रॉकेटिंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का गुस्सा फूट जाता है। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में फ्रांस का राजा लुई 16 चला टैक्स बढ़ाने। आइए देखते हैं कि जब वो टैक्स बढ़ाने चलता है तो क्या होता है। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक का मतलब होता है फूट कर बाहर निकलना, आउट ब्रेक, ठीक है, ब्रेक आउट। तो बात समझ में आई। जैसे कोई चूजा कैसे अंडे को फोड़ करके बाहर निकल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर लोगों का अंदर में जो गुस्सा था वो आउट ब्रेक हुआ और रेवोल्यूशन हुआ। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। लुई 16 की मजबूरी थी टैक्स को इंक्रीज करना था। इसके क्या कारण थे ये हम लोग पिछले सेक्शंस में, पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। और आपको क्या लगता है कि वो ये सब कैसे किया होगा? ये क्या इतना आसान था ये सब काम करना? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। फ्रांस में ऐसा नियम था कि जो मोनार्क है, मोनार्क कहने का मतलब जो राजा है, विल अलोन का मतलब अपने दम पर या अपनी इच्छा से कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। रैदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। फ्रांस की जो लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था, जैसे हमारे देश का जो लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं, हमारे देश में कानून बनाती है पार्लियामेंट। उसी तरीके से जो फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी उसे स्टेट्स जनरल बोला जाता था। स्टेट्स जनरल के पास में ही पावर था लॉ बनाने के लिए। और रूल ये था कि यदि राजा को टैक्स बढ़ाना है तो राजा जो है ये प्रपोज़ल जो है नया टैक्स का, ये लेकर के जाएगा स्टेट्स जनरल के पास और स्टेट्स जनरल के सामने ये प्रपोज़ल रखेगा और स्टेट्स जनरल के जितने लोग हैं वो इस प्रपोज़ल को ओके करेंगे, तब फ्रांस में टैक्स बढ़ेगा। द स्टेट्स जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब स्टेट्स जनरल क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी था, जैसा कि हमने आपको बताया, यह एक कानून बनाने वाली संस्था थी, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट बनाती है। और ये जो स्टेट्स जनरल था, इसमें जो फ्रांस हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 समाज में बटा हुआ था, क्लर्गी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। तो ये जो थर्ड स्टेट, ये तीनों के तीनों जो कैटेगरी हैं, तीनों स्टेट्स हैं फ्रांस के, ये तीनों स्टेट्स अपने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे स्टेट्स जनरल में। ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स जनरल में बैठते थे और ये सारे लोग मिल करके उस प्रपोज़ल को ओके करते, तभी जा कर के टैक्स बढ़ता। हाउएवर
द मोनार्क एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन मोनार्क यानी कि राजा के पास ये डिसीजन लेने का पावर था कि यह मीटिंग कब बुलाई जाएगी और कब नहीं बुलाई जाएगी। लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614 और अंतिम बार 1614 में मीटिंग बुलाई गई थी। और ये कौन सा समय चल रहा था? ये था 1789 का समय चल रहा था। मतलब सोचिए कि पिछले बार 1614 में ये मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद मतलब ये लगभग 150 साल के बाद ये मीटिंग बुलाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन द 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो जो लुई 16 जो राजा था उसने क्या किया कि 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाया, जिसमें कि स्टेट्स जनरल में मतलब सारे तीनों स्टेट्स थे उसके जो मेंबर्स थे वो आए और यहाँ पर नया टैक्स का प्रपोजल रखा गया। आगे देखते हैं। ए रेस्प्लेंडेंट का मतलब शानदार हॉल इन वर्सैलिस वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। इसमें सारे डेलीगेट्स जो आने वाले थे, डेलीगेट्स मतलब जो इसमें जो मेंबर्स थे, स्टेट्स जनरल के सारे मेंबर्स थे वो आने वाले थे, उनके लिए एक शानदार हॉल का अरेंजमेंट किया गया। वर्सैलिस शहर का नाम है, फ्रांस में एक शहर है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third states had to stand at the back। जो फ्रांस के जो राजा थे लुई 16, उन्होंने स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग बुलाई थी टैक्स बढ़ाने के लिए, उस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और जो ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे तो फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे और जो थर्ड स्टेट था उससे 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। आइए देखते हैं इनका अरेंजमेंट कैसे था। तो इस तरीके से था, ये था फर्स्ट स्टेट और ये सेकेंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। वो जो हॉल था जिसमें ये तीनों बैठे हुए थे, फर्स्ट स्टेट को नोबिलिटी क्लर्गी बोलते थे, सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी, ये लोग 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, ये 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ये लोग इधर फेस करके बैठे हुए थे और ये लोग इधर फेस, दोनों आमने सामने फेस करके बैठे हुए थे। और जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे, इन लोग इधर फेस करके खड़े थे, इनको बैठने का जगह नहीं था, इनको पीछे में रखा गया था। ये सिस्टम था। तो इस तरीके से ये लोग बैठ गए, ये 300, 300 और 600, 1200 लोग यहाँ पर बैठ गए। और अब इनके सामने ये प्रपोज़ल था कि टैक्स को बढ़ाना है या टैक्स को नहीं बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या सिस्टम था, पहले से जो फ्रांस में ये सिस्टम था कि इस पूरे को एज ए होल माना जाएगा, एक वोट। ये पूरा जो फर्स्ट स्टेट है, क्लर्गी है, ये एक वोट देगा और ये सेकंड स्टेट जो नोबिलिटी है ये इसका एक वोट और ये जो थर्ड स्टेट है इसके लिए एक वोट। मतलब ये जो लेजिस्लेचर था इसमें 3 वोट थे, 1, 2 और 3। कहने का मतलब कि टैक्स बढ़ाना है कि टैक्स नहीं बढ़ाना है ये इससे पूछा जाएगा। तो ये लोग बोलेंगे यस या नो, इनसे पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे यस या नो, इनसे पूछा जाएगा यस या नो। मतलब टोटल वोट जो था इस लेजिस्लेचर में वो सिर्फ 3 ही था। सपोज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या, जब प्रपोजल रखा गया टैक्स बढ़ाने के लिए तो ये जो फर्स्ट स्टेट था इसने बोल दिया कि यस टैक्स बढ़ाना चाहिए और इसने भी कह दिया यस टैक्स बढ़ाना चाहिए और इसने कह दिया नो टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को तो टैक्स देना ही नहीं था। वहाँ पे नियम था कि इनको कोई भी टैक्स नहीं देना था, जितना भी टैक्स देना था इन्हीं लोगों को देना था। और इन सारे लोगों की पॉपुलेशन इन सबकी मिला करके सिर्फ 10% थी और ये लोग 90% थे। तो जब इनको देना ही नहीं है टैक्स तो ये तो यस बोलेंगे ही। तो इस तरीके से यस, यस और नो। तो मेजोरिटी किस में आया, तो टैक्स में टैक्स बढ़ाना है, इसमें मेजोरिटी 2 लोगों की आ गई। तो टैक्स में 2 लोग उन्होंने यस बोला और 1 लोगों ने यानी कि 1 इसने नो बोला। तो मेजोरिटी किसकी आ गई, इसकी आ गई। तो अब तो टैक्स बढ़ेगा। तो ये सिस्टम से वोटिंग हुई।
लेकिन थर्ड स्टेट ने कहा, ये जो थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरीके से वोटिंग नहीं होगी, आप एक एक आदमी से पूछिए। यहाँ पर 300, 600, यहाँ पर 1200 लोग बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पूछिए कि टैक्स बढ़ना चाहिए या टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर वैसे होगा तो शायद ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है वो नो में आ जाएगा, ठीक है। राजा ने ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। तब क्या हुआ कि ये जो 600 लोग थे थर्ड स्टेट के लोग, प्रोटेस्ट में, विरोध में यहाँ से वॉकआउट कर दिए, इस हॉल से निकलकर बाहर चले गए, ठीक है। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एडुकेटेड मेंबर। अब जो थर्ड स्टेट था, ठीक है, इसमें इन लोगों ने क्या किया कि जो प्रॉस्पेरस और एडुकेटेड मेंबर्स हैं उनको भेजा। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वोमेन वेयर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। असेंबली को हिंदी में बोलते हैं सभा। इसमें पीजेंट्स यानी कि किसान, आर्टिजन्स मतलब कारीगर हो गए, जैसे कि लोहार हो गए, मिट्टी के बर्तन का काम करने वाला आदमी, ये लोग जो थे, और महिलाओं को इस असेंबली में एंट्री देने से मना था, डिनाइड था, ठीक है। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. तो ये जो थे पीजेंट्स, आर्टिजन्स और वुमेन, इनको जाने की एंट्री नहीं थी उसमें, हाँ, लेकिन इनको अगर कोई शिकायत है तो ये लोग लेटर लिख करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको दे सकते थे। और इस तरीके से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 40,000 चिट्ठी लेकर के उस हॉल में पहुँचे थे। वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. इस बार भी लुईस 16 जो था वो बोला कि इसी नियम से वोटिंग होगा। But members of the third states demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. थर्ड स्टेट्स के लोग थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे वोटिंग नहीं होगा, आप एक एक आदमी से पूछिए कि टैक्स बढ़ाना चाहिए या टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, तब पता चलेगा, तब ट्रू डेमोक्रेसी तब कहलाएगी। और राजा बोला कि नहीं, वो हम पूरे ग्रुप से, पूरा सेकंड स्टेट से, फर्स्ट स्टेट से, हम एक आदमी, हमको एक ही आदमी बता दे कि भाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप लोग एज ए होल बताइए, ठीक। दिस वाज one of the democratic principle put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. पीछे के वीडियोस में या पिछले सेक्शंस में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रोशियो साहब ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें इन्होंने ये बात लिखा था कि एक आदमी जो पार्लियामेंट में बैठ रहा है या लेजिस्लेचर में जो आदमी बैठ रहा है, वो एक आदमी एक वोट का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन फ्रांस के लेजिस्लेचर में ये सिस्टम नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. राजा जो था वो अड़ गया कि नहीं, नए सिस्टम से वोटिंग नहीं होगा, पुराने सिस्टम से ही वोटिंग होगा। तो इससे क्या हुआ कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे, ये लोग नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर के विरोध में ये लोग वॉकआउट कर दिए। वॉकआउट मतलब वहाँ से बाहर चले गए। The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. The third states की पॉपुलेशन 90% थी और ये 90% लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, इसीलिए ये लोग अपने आप को होल फ्रेंच नेशन का, यानी पूरा फ्रांस का स्पोक्स पर्सन समझ रहे थे। स्पोक्स पर्सन मतलब पूरे फ्रांस की आवाज़ यही लोग थे, ये अपने आप को ऐसा समझ रहे थे। On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सैलिस। ये वर्सैलिस नाम का शहर है जहाँ पर वो मीटिंग स्टेट जनरल की हुई थी। उसी शहर में ये लोग, क्या हुआ कि इंडोर टेनिस कोर्ट था, एक टेनिस कोर्ट था जहाँ पे टेनिस खेला जाता है। ये इंडोर था, इंडोर मतलब वो छत था, बंद हॉल था, ये वहाँ पर जमा हुए लोग। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली, और ये लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर, घोषणा कर दिया कि हम ही लोग नेशनल असेंबली हैं, मतलब हम ही लोग फ्रांस के असली लेजिस्लेचर हैं, असली पार्लियामेंट हैं, और देश के लिए कानून हम ही लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे क्या होता है। एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और इन लोगों ने स्वोर किया, स्वोर मतलब शपथ लिया, और शपथ ये लिया कि हम लोग डिस्पर्स नहीं होंगे, जब तक फ्रांस के लिए हम लोग एक संविधान नहीं बना देते हैं तब तक हम लोग डिस्पर्स मतलब बिखरेंगे नहीं, हम लोग एकजुट रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा।
दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और ये एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो कि मोनार्क यानी कि राजा की जो ताकत है वो घटा देंगे हम लोग। वैसे संविधान बन जाएगा तो राजा की पावर तो अपने आप घट जाएगी, क्योंकि जब संविधान नहीं है तो राजा के मुंह से जो निकल रहा है वही संविधान है। अब एक लिखित संविधान हो जाएगा तो राजा की पावर तो ऑटोमेटिक घटनी ही थी। दे वेयर लेड बाई मीराबाऊ एंड एबेसीज, और ये जो थर्ड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे, ठीक है, इनके जो नेता थे वो दो लोग थे, एक का नाम था मीराबाऊ और एबेसीज, ये दो लोग थे जो कि इसका नेतृत्व कर रहे थे। मीराबाऊ वाज बोर्न इन ए नोबेल फैमिली। अब ये जो मीराबाऊ था ये एक नोबेल फैमिली में जन्म लिया था। नोबेल फैमिली का होते हुए भी ये बेचारा थर्ड स्टेट्स को हेल्प कर रहा था, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। तेरा नोबिलिटी का होते हुए भी अपनी नोबिलिटी के विरोध में खड़ा था। ही ब्राउट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सैलिस। ये एक जर्नल निकालता था, जर्नल का मतलब मैगजीन्स निकाला करता था, पावरफुल स्पीचेस दिया करता था। एबेसीज ओरिजिनली ए प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अब आइए, मीराबाऊ के बारे में तो जान गए कि वो कौन था, अब एबेसीज कौन था। एबेसीज लिखा हुआ है कि एक प्रीस्ट था। अब प्रीस्ट था यानी कि ये क्लर्गी था, यानी कि ये फर्स्ट स्टेट का था। देखिए ये कितनी आश्चर्य की बात है। पिछला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा मीराबाऊ का, वो बेचारा नोबिलिटी का था और नोबिलिटी का होते हुए भी यानी सेकेंड स्टेट का था और नोबिलिटी का होते हुए भी नोबिलिटी के अगेंस्ट में खड़ा था। और यहाँ पर भी देखिए ये पुजारी था और एबेसीज नाम था इसका, यानी कि क्लर्गी था, फर्स्ट स्टेट का था। क्लर्गी उसको बोलते हैं जो चर्च के लोग थे, पुजारी लोग थे। तो ये मतलब क्लर्गी होते हुए भी ये थर्ड स्टेट के लोगों के साथ में खड़ा था। और ये एक पैम्पलेट निकला, पैम्पलेट मतलब पोस्टर होता है जो दीवारों पर चिपकाया जाता है, तो ये एक निकालता था और उसमें थर्ड स्टेट्स के बारे में फेवर में बातें लिखा करता था। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. जब संविधान बनाने में नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सैलिस में, तो उस समय जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था यानी जो बाकी का फ्रांस था वो टर्मॉइल में था। टर्मॉइल का मतलब होता है अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है उथल पुथल, अफरा तफरी का माहौल फ्रांस में बन गया था। और बनेगा क्यों नहीं, क्योंकि फ्रांस में राजा का रूल है और फ्रांस की जनता बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब ही है कि राजा का पावर ऑटोमेटिकली कम होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है देश का कोई, तो राजा जो मुंह से बोल रहा है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्रांस जो है वो टर्मॉइल में है। तो वो टर्मॉइल में क्यों है, मतलब वो अफरा तफरी में क्यों मचा हुआ है, डर है सबको, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि राजा का कोई ठीक नहीं है। हो सकता है कि राजा आर्मी भेज करके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं लोग, इन लोगों पर अटैक करवा दे, या क्या हो क्या नहीं हो। तो सब डरे हुए थे और एक अलार्म सिचुएशन, अजीब सा सिचुएशन था पूरे फ्रांस में। ए सीवर विंटर हैड मीन्ट ए बैड हार्वेस्ट। कठोर जाड़े का मौसम आया और हार्वेस्ट बैड हो गया, फसल खराब हो गई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, और रोटी की दाम क्या हुआ, बढ़ गया। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और जो बेकर्स थे यानी कि जो रोटी बनाने वाले जो लोग थे, ठीक है, वहाँ रोटी ऐसा नहीं होता है घर घर बनता है, वहाँ पे बेकरी में बनता है रोटी, वहाँ पर मतलब वो केक टाइप का उनका रोटी होता है मोटा सा। तो वो जहाँ पे रोटी बिकती थी, रोटी बनाने वाले जो बेकर्स थे, इन लोगों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और इन लोगों ने क्या किया, सारी की सारी जो चीज़ें थी उसको होल्ड कर दिया। होल्ड मतलब जमा कर दिया कि जब और दाम बढ़ेगा तो हम और बेचेंगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, अब बेकरी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई, ठीक है, रोटी खरीदने के लिए। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, और ये जो महिलाएं थीं ये लंबी लाइन लगाई हुई थी रोटी खरीदने के लिए बेकरी के बाहर में। और ये महिलाएं क्या हुआ, और ये जो था वो दे नहीं रहा था, वो जमा करके रखा हुआ था रोटी, वो सारी गुस्साई हुई महिलाओं ने क्या किया कि वो जो शॉप था उस शॉप पर अटैक कर दिया और उसको स्टॉर्म कर दिया, मतलब उसको लूट लिया, उसमें आग वाग लगा दिया। ये लोग इतने गुस्साए हुए थे और ये घंटों से खड़े थे लाइन। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। राजा उसी समय क्या करता है, ऑर्डर देता है अपने ट्रूप्स को यानी अपने सैनिकों को कि आप जाओ पेरिस में और जाकर देखो कि क्या मामला है। और यही वो दिन था 14 जुलाई का। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बस्टाइल,
और यही वो 14 जुलाई है जिस दिन लोगों ने बस्टाइल का जो किला था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और स्टॉर्म कर दिया था। तो हम लोगों को आज ये जा कर के जवाब मिलता है कि क्यों फ्रांस में ऐसा माहौल था जो हम लोग पहले पन्ने पर पढ़े थे। जो पहला पन्ना हम लोग शुरू किए थे चैप्टर शुरू करते समय कि 14 जुलाई का दिन था और बस्टाइल के किला को ब्लास्ट कर दिया गया था और पूरा अफरा तफरी का फ्रांस में माहौल था, डर का माहौल था। तो इसका जवाब हमको आज मिलता है। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वेयर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। कंट्री साइड का मतलब हुआ शहर के बाहर का एरिया यानी रूरल एरियाज़ जो हो गए, वहाँ पर ये रूमर्स फैल गया कि जो लॉर्ड्स हैं मैनर्स के, यानी कि आप समझिए जो ज़मींदार लोग हैं उन लोगों ने ब्रिगेंड्स को भेजा है। ब्रिगेंड मतलब उनके गुंडे, जो ज़मींदारों के जो गुंडे हैं उन ज़मींदारों ने अपने गुंडों को भेजा है और ये गांव-गांव जाएंगे और जा कर के क्या करेंगे कि डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, जो फसल हुआ है उसको ये बर्बाद करेंगे। ऐसा रूमर फैल गया, मतलब ऐसा भ्रम अफवाह फैल गया। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chiteks। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन, उन्माद। तो ये किसानों को डर हो गया, फियर हो गया। अब ये डर हुआ और डर के चलते इनमें एक पागलपन सवार हो गया और इन लोगों ने क्या किया कि इनके हाथ में जो कुछ भी मिला वो उसे ले लिए। तो किसानों के हाथ में क्या होगा? होज़ होगा। होज़ का मतलब कुदाल होता है और पिच फोक होगा। पिच फोक भी एक कुदाल की तरह ही होता है लेकिन वो कांटेदार होता है, जाली की तरह होता है। तो ये कुदाल हो गया या होज़ हो गया, पिच फोक्स, इनके हाथ में जो भी मिला वो लिए और ले करके ये चिटेक्स के ऊपर में अटैक कर दिए। चिटेक्स का मतलब होता है कि जो ज़मींदार होते हैं उनका जो घर होता है एकदम जो किले की तरह घर होता है उनका, और उसके चारों तरफ खेत होते हैं, फार्म हाउस आप बोल सकते हैं, ठीक। लूटेड होडेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज। तो ये जो किसान थे इन लोगों ने क्या किया कि चिटेक्स पर अटैक किया, ठीक है, और वहाँ से जो ग्रेन्स था, ग्रेन जो जमा किया हुआ, ग्रेन मतलब अनाज था, उसको लूट लिया और लूटने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मैनोरियल ड्यूज मतलब ज़मींदारी के कि किसके यहाँ कितना बकाया है, और कैसे हम लोगों का एक मूवी देखे थे हम लोग अमिताभ बच्चन का, जिसमें आज का अर्जुन नाम है मूवी का। उसमें अमिताभ बच्चन क्या करता है, ज़मींदार रहता है अमरीश पुरी, उससे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसानों के ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वो रखे रहता है, वो उससे छीन लेता है और छीन करके उसमें आग लगा देता है। बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही सीन है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो जाते हैं ज़मींदारों के यहाँ, उन पर अटैक करते हैं, अटैक करके उनसे वो जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो तो लूट लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और उसको बर्न डाउन यानी आग लगा देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़। तो इसमें बहुत सारे जो नोबल्स थे, याद रखिए नोबल का मतलब होता है राजा का आदमी, राजा का मिनिस्टर, राजा का ज़मींदार, राजा का ऑफिसर। ये लोग क्या करते हैं, डर के मारे फ्लेड यानी कि भाग जाते हैं गांव छोड़ कर। गांव छोड़ के ही नहीं, देश छोड़ के भाग जाते हैं और जाकर के नेबरिंग कंट्रीज़ में शरण लेते हैं। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on the checked by a constitution। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly। तो लुई 16 ये सब देख के डर जाता है कि बस्टाइल का जो फोर्ट्रेस है उसको ब्लास्ट किया जाता है, जो उसके नोबल मैन हैं उनके जो हवेली हैं उन्हें लूटा जाता है, जो मैनोरियल ड्यूज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको जला दिया जाता है। वो डर के मारे देश छोड़ करके बगल के पड़ोसी देशों में शरण लेते हैं। ये सब देख करके लुई 16 डर जाता है और लास्ट में क्या करता है, उसे नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है, माने मान्यता देनी पड़ती है। नेशनल असेंबली ये वही नेशनल असेंबली है तो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों ने ये नेशनल असेंबली बनाई थी और उन्होंने क्लेम किया था कि यही असली लेजिस्लेचर है। एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन। और वो ये भी मानने को तैयार हो जाता है कि अब देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन से ही नेशनल असेंबली चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चलेगा। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राजा की पावर ऑटोमेटिकली चेक हो गई यानी कि कम हो गई, क्योंकि पहले राजा जो बोलता था वही संविधान था, लेकिन अब एक लिखित संविधान हो गया जिसे सब लोग मानना पड़ेगा। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree
एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को वही असेंबली, मतलब ये जो नेशनल असेंबली है, इसने एक डिक्री पास किया। डिक्री का मतलब होता है रिजोल्यूशन, या आप कानून बोल सकते हैं कि एक कानून बनाया उसने। और इस कानून में क्या था कि जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे उसको एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो ज़मींदारी थी उसे हटा दिया गया। अब कोई देश में ज़मींदार नहीं होगा और कोई किसानों का खून नहीं चूसेगा। और ये भी बनाया गया कि सारे लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो नोबिलिटी हो, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े अफसर हों, सब लोग बराबर हैं, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। तो ये तो नोबिलिटीज़ की बात थी, लेकिन अब जो क्लर्गीज़ थे, यानी जो चर्च के लोग थे, जो बड़े बड़े पुजारी लोग थे, इनके पास भी बहुत सारी ज़मीनें थीं। इनका भी जो चर्च था वो महल से कम नहीं हुआ करता था, और इनको भी प्रिविलेज मिला हुआ था, मतलब इनको भी टैक्स पे नहीं करना था। ये सारा चीज़ ख़त्म कर दिया गया और इनको भी फोर्स किया गया, विवश किया गया कि नहीं, आपके भी सारे प्रिविलेज ख़त्म होंगे, आपको भी सारे टैक्स पे करने होंगे, जैसे आम किसान और आम नागरिक टैक्स पे करता है। टीथेस वेयर एबॉलिस्ड। टीथेस मतलब वह टैक्स जो चर्च को टैक्स पे किया जाता था, जो किसान बेचारे दिया करते थे, थर्ड स्टेट के लोग, उसको भी एबॉलिश यानी उसको भी हटा दिया गया। लैंड ऑन बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना। चर्च के पास जितनी भी ज़मीनें थी, चर्च ने बहुत सारी ज़मीनों को हड़प रखा था। हमारे देश में भी ऐसा देखने को मिलता है कि आश्रम के नाम पर बहुत एकड़ ज़मीन पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी चर्च के पास बहुत सारे लैंड्स थे, इन सारे लैंड्स को कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। हाँ, और एक बहुत बड़े काम हो गया कि ये जिस काम करने के साथ में ही जितने नोबेल मैन थे उनसे टैक्स वसूला गया, जो क्लर्गीज थे उनसे टैक्स वसूला गया, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसे जब्त कर लिया गया। ऐसा करने, सिर्फ इतना ही करने से क्या हुआ कि 2 बिलियन लीवर्स का जो अमाउंट था ये आ गया सरकार के पास, यानी फ्रांस के पास। और फ्रांस के ऊपर जो 2 बिलियन का कर्जा था, ये सारा कर्जा उतर गया। अब फ्रांस के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करते समय जो फर्स्ट पेज पे जो हम लोगों को एक सीन दिखाई दिया था कि फ्रांस के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ राइट फैला हुआ है, और जो ज़मींदार हैं, नोबेल मैन हैं, उनके घरों को लूटा जा रहा है, कि बस्टाइल का जो फोर्ट्रेस है उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब हम लोगों को आज इस वीडियो में मिल गया। तो बच्चों, इस तरीके से जो राजा था वो राजा डर करके, घबरा करके क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, और नेशनल असेंबली को भी मान्यता दे देता है। और जैसे ही राजा इस पे साइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन पर, वैसे ही एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर जाती है। फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद भी फ्रांस का जो राजा है वो नया नया कॉन्स्पिरेसी रचता है, षड्यंत्र रचता है, अपने ही देश पर अटैक करने के लिए अपने पड़ोसी देशों को इन्वाइट करता है। कैसे करता है, क्या करता है, हम लोग देखेंगे इस खींचतान को अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ तो आपसे छूटे नहीं। बच्चों, थैंक यू।